बच्चों, दिस इज प्रिया पाठक, योर साइंस मेंटर, एजुकेटर एंड दोस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चों, हम लोग कर रहे थे हमारे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें हमने चैप्टर को फुल डिटेल में बहुत अच्छे से समझ लिया था। अगर आपने अभी भी वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाइए जल्दी से पढ़िए। बहुत मजे मजे में हमने पूरे चैप्टर को कवर किया है। उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कवर कर लिए थे और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बाद हम लोगों ने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी कवर कर लिए थे। तो मैम अब क्या बचा है? आज के क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज के क्लास में बेटा हम लोग करने वाले हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस जो पहले आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं इसी चैप्टर से, उससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी इस चैप्टर को समझने में। हमको आइडिया मिलेगा कि इस चैप्टर को हमें किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करे मेरे साथ शुरू करिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आ जाइए बच्चों। तो चैप्टर का नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। हाँ जी बेटा, चलिए आ जाइए। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, आपसे और मुझसे क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान से पढ़िएगा और जल्दी से आंसर दीजिएगा। सिलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने क्या किया था बच्चों, इस चैप्टर में इंडिकेटर्स पढ़े थे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशंस जो हमको दे रखा है वो एसिड है, बेस है, राइट? यही तो इंडिकेट करते हैं। तो हमको बताना है कि इनमें से जो आपके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है। तो नेचुरल इंडिकेटर कौन सा होगा? जो नेचर में पाया जाता होगा, जिसे हम लोगों ने नहीं बनाया होगा। आओ जरा देख लेते हैं। हाँ, लिटमस नेचुरल होता है, लेकिन मिथाइल ऑरेंज नेचुरल नहीं होता है, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। टर्मरिक नेचुरल होता है और लिटमस नेचुरल होता है। येलो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मिल गया, क्योंकि टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, लिटमस भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। फिनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज दोनों ही आर्टिफिशियल है। मिथाइल ऑरेंज आपका आर्टिफिशियल है और टर्मरिक आपका नेचुरल है। तो करेक्ट ऑप्शन जिसमें दोनों नेचुरल है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टर्मरिक एंड लिटमस। ठीक है, ये दोनों क्या है बच्चों? ये दोनों आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। टर्मरिक एंड litmus are both natural indicators. They change color when they come in the contact with acids or bases. टर्मरिक और लिटमस क्या है बेटा? ये कलर चेंजिंग इंडिकेटर्स हैं, यानी कि ये कलर चेंज करके हमको बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, टर्मरिक टर्न्स रेड इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। अल्कलाइन सॉल्यूशन यानी कि बेसिस आपके जो सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, तो जो टर्मरिक होता है वो आपके बेस के प्रेजेंस में रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। लिटमस टर्न रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ब्लू इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। और वही आपके अगर हम लिटमस की बात करें तो लिटमस एसिडिक सॉल्यूशन में रेड होता है और बेसिक सॉल्यूशन में आपका ब्लू होता है। दिस मेक्स देम यूजफुल फॉर टेस्टिंग द पीएच ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सभी बेटा आपके 2024 के क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन जो आपके 2024 में पूछे गए हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, अ केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, वो केमिकल कंपाउंड जिसका इस्तेमाल हम लोग ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में करते हैं। तो पहला ही ऑप्शन बेटा करेक्ट आंसर है वॉशिंग सोडा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा। वॉशिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजनेट, sodium carbonate is a chemical compound that is used in making glass as a cleansing agent in soap एंड इन पेपर मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, इस कंपाउंड का इस्तेमाल हम लोग ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में करते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर इट्स एबिलिटी टू सॉफ्टन वाटर एंड एनहांस क्लीनिंग। ठीक है, और इसके पास क्या होती है, आपकी जो वॉशिंग सोडा है इसके पास एबिलिटी होती है कि
वाटर की हार्डनेस को रिमूव करता है और क्लीनिंग में हेल्प कराता है। ठीक है बेटा, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एक सॉल्यूशन है जो आपका क्या कर रहा है, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर रहा है। द सॉल्ट कुड बी वन ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन। क्या हो सकता है वो सॉल्ट जो आपका क्या कर रहा है, जो आपका ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर रहा है। ब्लू को रेड में कौन कन्वर्ट करता है, ब्लू को रेड में बेटा आपके एसिड्स कन्वर्ट करते हैं। तो जहां पर एसिड का रिएक्शन किसी के साथ हो रहा होगा वहीं पर ऐसा देखने के लिए मिलेगा। HNO3NaOH, यहाँ पे ये देखिए HNO3 आपका एसिड है, NaOH बेस है, तो ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये नहीं हो सकता। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। जो सॉल्ट बनेगा ना वो न्यूट्रल बनेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। CH3COOH क्या है, एक वीक एसिड है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर बेस स्ट्रॉन्ग है पर हमें तो एसिड स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि जो लिटमस का कलर हुआ है ना वो ब्लू से रेड हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NH4OH एक वीक बेस है। तो एक वीक बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर रहे होंगे तभी आपका जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा और तभी आपका जो लिटमस का कलर है वो ब्लू से क्या हो रहा है, रेड हो रहा है। इतनी बात समझे या नहीं समझे, आगे आ जाओ। When hydrochloric acid reacts with ammonium hydroxide, it forms an ammonium chloride which is acidic salt. क्या कह रहे हैं, जब HCl आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो अमोनियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट बना रहा है और ये सॉल्ट एसिडिक इन नेचर है। क्यों है, क्योंकि भाई HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ऑफ कोर्स जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा, क्या कह रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये कुछ कंपाउंड्स लिखे हुए हैं। The compounds having the maximum number of water of crystallization in its crystalline form in one molecule is। क्या कह रहे हैं, ये आपको कुछ कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, इनमें से सबसे ज्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस में देखने के लिए मिलेगा। तो बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपका देखने के लिए मिलता है Na2CO3 में। किस में देखने के लिए मिलता है, सोडियम कार्बोनेट में देखने के लिए मिलता है। सोडियम कार्बोनेट कैन एग्जिस्ट एज अ हाइड्रेटेड कंपाउंड कॉल्ड वॉशिंग सोडा। अभी हमने वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ा था ना, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, सोडियम कार्बोनेट बुलाते हैं। इसके पास कितना वाटर होता है, which has 10 water molecule attached to each formula। आपके हर फॉर्मूले के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं, जिसे हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बच्चों बुलाते हैं। This means it has the highest number of water of crystallization compared to other compound। जिसका मतलब क्या है कि वॉशिंग सोडा के पास सबसे ज्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखने के लिए मिलते हैं बच्चों। The salt present in tooth enamel is। टूथ एनामल में कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट होता है, ये क्लास 10 की नहीं बेटा, आप 5th 6th 7th क्लास में पढ़ा होगा कि टूथ एनामल में कौन से सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है बच्चों। टूथ एनामल इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ अ मिनरल नोन एज हाइड्रोक्सीपेप्टाइड व्हिच इज अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, दिस मिनरल प्ले अ क्रूशियल रोल इन स्ट्रेंथनिंग द टीथ। ये मिनरल किस पे हेल्प कराता है, हमारे टीथ की स्ट्रेंथ बढ़ाने में, एंड मेकिंग देम रेजिस्टेंट टू डिले। ठीक है, और साथ में इनको क्या हो जाए, कैविटी ना लग जाए, इस चीज का ध्यान भी ये रखते हैं। ठीक है, इस वजह से करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। क्या कह रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसको हमने क्या किया है, डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स किया, प्रिपेयर किया। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, कितना पीएच होगा सॉल्यूशन का, डिस्टिल्ड वाटर की बात हो रही है तो नॉर्मल सी बात है, डिस्टिल्ड वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ना तो वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है, तो ऑफ कोर्स उसका पीएच कितना रहा होगा, 7 रहा होगा, क्योंकि आपको पता है 0 से 7 तक एसिडिक होता है,
0 से 7 तक एसिडिक होता है, एग्जैक्ट 7 न्यूट्रल होता है, राइट। 7 से 14 तक बेसिक इन नेचर होता है। तो डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल होता है, दैट मींस पीएच कितना रहा होगा, 7 रहा होगा। Solid calcium oxide react vigorously with water to form the calcium hydroxide। क्या कह रहे हैं, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड CaO रिएक्ट कर रही है पानी के साथ H2O के साथ टू फॉर्म अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, ठीक है। By the liberation of heat from the information given, it may be concluded that this reaction, ठीक है, इस रिएक्शन से हमको क्या समझ आता है, हमको ये बताना है। तो देखो भैया क्या समझ आता है, इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म इज मोर देन 7। आपकी ये जो रिएक्शन होगी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि हीट एब्जॉर्ब होगी, ना 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 ना, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होती ही नहीं है। हमने ये चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ी हुई है रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज 7। आपकी जो रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक होगी। हाँ भैया, रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक होगी, लेकिन पीएच सॉल्यूशन का 7 नहीं हो सकता है, ठीक है। 7 का मतलब क्या है, न्यूट्रल। तो ये CaOH न्यूट्रल थोड़ी होता है बच्चों। आओ जरा, इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडो तो ये है ही नहीं, मैंने पहले ही बता दिया है ये रिएक्शन। इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म इज मोर देन, हाँ बेटा, ये जो रिएक्शन है जब हम CaO में क्या मिला रहे हैं, H2O मिला रहे हैं, ये रिएक्शन क्या है बेटा, ये रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान बहुत सारी हीट रिलीज होगी और साथ में ये जो आपका सॉल्यूशन होगा इसका पीएच मोर देन 7 होगा, क्योंकि ये आपका बेसिक सॉल्यूशन होता है और बेसिक सॉल्यूशन का पीएच मोर देन 7 होता है। आ जाओ, the reaction of a solid calcium oxide with water is an exothermic, means it releases the heat। exothermic reaction है, that means इस रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हो रही है। This reaction produces calcium hydroxide which is a strong base। और इस रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। एज अ रिजल्ट पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज फॉर्म ग्रेटर देन 7, जिस वजह से जो आपका सॉल्ट बनेगा, उस जो सॉल्यूशन बनेगा उसका पीएच 7 से ज्यादा होगा। Juice of a turmeric turns blue litmus to red. It is because of the presence of acid called। टर्मरिन का जूस जो होता है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करा है, दैट मींस एसिडिक, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। बहुत बार पढ़ा चुकी हूं मैं, एसिडिक एसिड विनेगर में होता है। ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है, टमाटो में देखने के लिए मिलता है, राइट। आगे आ जाइए। A juice of a tamarind contains the tartaric acid and a natural organic acid. This acid causes the solutions to be the acidic, turns blue litmus to red। ठीक है, आ जाओ। The oxide which can react with HCl as well as KOH to give corresponding salt and water is। क्या कह रहे हैं, ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो आपका HCl जो कि एक एसिड है उसके साथ भी रिएक्ट कर जाएगा और KOH जो कि एक बेस है उसके साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और जो बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, क्या बुलाते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बुलाते हैं, जो दोगुले टाइप के होते हैं बच्चों, जिनका डुअल नेचर होता है। एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। ऐसे लोग हैं ना, यहाँ से भी पैसा कमाएंगे, यहाँ से भी पैसा कमाएंगे, वैसे ये होते हैं। तो कौन से ऑक्साइड्स होते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बुलाते हैं, ठीक है बेटा। तो इस एम्फोटेरिक ऑक्साइड के इसमें से कौन सा एग्जांपल है, ये रहा। हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड पढ़ा है और जिंक ऑक्साइड पढ़ा है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसमें दे रखा है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। Aluminium oxide is an amphoteric oxide, meaning it can react with both acid bases to form a salt and water। ठीक है, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X obtained in the following chemical reaction। इस केमिकल रिएक्शन में जो X प्रोडक्ट बनेगा हमको वो बताना है। CaOCO3 को हीट कर रहे हैं, मार्बल, इसको हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हीट कर रहे हैं। क्या मिलेगा, क्विकलाइम मिलेगा। क्विकलाइम बोले तो CaO मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ये रिएक्शन तो बहुत पढ़ी है बच्चों, पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। तो क्या मिलेगी हमको, क्विकलाइम मिलेगी, CaO मिलेगी,
आजा। The product X obtained in the reaction is quicklime. Here a brief explanation of the process. कैसे हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम हीट करते हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है। हम हीट कर रहे हैं तो कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या मिलता है? CaO मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है? लाइम वाटर टेस्ट होता है। पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है? बिल्कुल पढ़ाया है, बोल मत देना कि नहीं पढ़ाया है। The pH of a sample of a tomato juice is 4.6, ठीक है भैया, हमने टमाटो जूस का pH निकाला है और वो 4.6 आया है। How is this juice is likely to be in taste? तो आपको क्या लगता है ये जो आपका जूस मिला है इसका टेस्ट कैसा होगा? Give reason to justify your answer. रीजन दो। अब आपने शुरुआत में याद करो, चले जाओ पुराने समय में चले जाओ और याद करो जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी, इस चैप्टर की शुरुआत कराई थी, या फिर और पीछे चले जाओ 6वीं 7वीं कक्षा में चले जाओ बच्चों, तब मैंने आपको क्या पढ़ाया था? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स मैंने आपको वहां भी पढ़ाया है और वहां आपने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार पढ़ा है। एसिड्स आर सार इन टेस्ट, बिटर बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? मैम बिल्कुल पढ़ा है। pH कितना है? 4.6 है। 4.6 है यानी कि 7 से कम है। 7 से कम है यानी कि एसिड है। और ये बात तो पता है, एसिड्स आर सार इन टेस्ट। एसिड है और एसिड्स कैसे होते हैं? सार इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। तो ये टमाटो का जूस कैसा होगा? खट्टा होगा। हालांकि ये तुमको बताने वाली बात नहीं कि तुम सब डेली खा रहे हो टमाटर, तुम्हें पता है वो खट्टा ही होगा, लेकिन फिर भी हमें एक साइंटिफिक आंसर देना पड़ेगा। द टेस्ट ऑफ अ टमाटो जूस विल बी स्लाइटली सार। द pH 4.6 इंडिकेट्स दैट टमाटो जूस इज एन एसिड एंड एसिड्स आर सार इन टेस्ट। टेस्ट कैसा होगा? सार होगा। क्यों? क्योंकि pH 4.6 है और ये 4.6 pH ये इंडिकेट कर रहा है कि टमाटो जूस एसिड है और एसिड्स का टेस्ट खट्टा होता है। बढ़िया, आगे चले। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस इन टर्म्स ऑफ एन आयन इनफॉर्मेशन एंड इन एक्वा सॉल्यूशन। क्या कह रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, हम किसी भी एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड कब बोलते हैं? जब वो वाटर में डिसॉल्व होने पर H+ आयंस क्विकली दे दे, कंप्लीटली दे दे, रेडीली दे दे, ऐसे एसिड्स को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं। और वीक बेस कौन से होते हैं? वीक बेस वो होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होने पर कंप्लीटली OH नेगेटिव आयन में डिसोसिएट ना हो पाए, रेडली ना हो पाए, पार्शियली हो, ऐसे को हम वीक बेसिस बोलते हैं। बस एसिड्स दैट गिव्स मोर H+ आयन और H3O पॉजिटिव आर स्ट्रॉन्ग एसिड। वो एसिड्स जो ज्यादा H+ आयंस देते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। वो बेस जो लेस OH नेगेटिव आयंस देते हैं वो वीक बेस होते हैं। लो भैया हमने बता दिया तुमको। आजा। The acid rain can make the survival of aquatic animal difficult. How? क्या कह रहे हैं? जो एसिड रेन होती है ना वो एक्वाटिक एनिमल की सर्वाइवल को डिफिकल्ट कर देगी। कैसे? एसिड रेन है यानी कि एसिड होगा, एसिड होगा यानी कि उसका pH कम होगा, pH कम होगा तो वो पानी कहाँ जाएगा? रिवर्स में जाएगा, लेक्स में जाएगा, वहां पर क्या होंगे? एक्वाटिक एनिमल्स होंगे। तो वो क्या कर देगा? उस पूरे पानी का pH कम कर देगा, यानी कि जहां पर एक्वाटिक एनिमल रह रहे हैं उस पानी को एसिडिक बना देगा। तो उनके सर्वाइवल पे बात नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। अब बता इसमें क्या समझाने वाला है क्लास 10th के बच्चे को? आओ जरा। The living animals can survive within a pH range of 7 to 7.8. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म 7 से 7.8 pH पर सरवाइव कर पाता है। If the pH of river water becomes low to acid rain, then the survival of aquatic animal became difficult. और अगर pH कम हो जाता है एसिड रेन की वजह से तो भैया हमारे इन जीव जंतुओं को परेशानी होगी। समझे जीव जंतु? अब बेटा ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। आओ जरा क्या पढ़ते हैं, देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। सॉल्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। जो सॉल्ट्स हैं भैया वो हमारे डेली जीवन में बहुत क्या कह रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। सोडियम क्लोराइड विच इज नोन एज कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड ऑलमोस्ट इन एवरी किचन। सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट बुलाते हैं, टाटा नमक है ना, जनरली हमारे घर में टाटा नमक ही होता है, ठीक है, वो सभी के घर में किचन में पाया जाता है। बेकिंग सोडा इज आल्सो अ सॉल्ट यूज्ड इन फोस्टर कुकिंग एज वेल एज इन
बेकिंग इंडस्ट्री। बेकिंग सोडा भी एक सॉल्ट है जिसका इस्तेमाल भी हम लोग क्या करते हैं, कुकिंग में करते हैं, बेकिंग इंडस्ट्री में करते हैं। The family of salt is classified on the basis of their cation and anion present in them। क्या कह रहे हैं, और जो सॉल्ट्स की फैमिली होती है उसको हम लोग किस बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, कैटाइन और एनायंस की प्रेजेंस के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। इतना सा आपका एक केस दे रखा है। अब जरा पढ़ो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस केस का। आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिस फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड इस फॉर्म। ठीक है, सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है, उसमें एसिड क्या है, बेस क्या है। सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होता है तुम्हें ये पता होना चाहिए। तो जब HCl नाम का एसिड रिएक्ट करता है NaOH नाम के बेस से तब NaCl और पानी निकलता है। तो NaCl कैसे बना है, HCl एसिड रिएक्ट करा था और NaOH बेस रिएक्ट करा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी का। फाइंड द कैटाइन एंड द एनायन प्रेजेंट इन कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट में CaSO4, कैल्शियम सल्फेट बोले तो CaSO4, इसमें कैटाइन क्या है और एनायन क्या है। तो इसमें कैटाइन है Ca2 पॉजिटिव, एनायन है SO4 नेगेटिव। ठीक है, दोनों की वैलेंसी क्या होती है, +2 होती है। ठीक है, +2 कैल्शियम की होती है और सल्फेट की -2 होती है। नेक्स्ट आगे देखो जरा क्या लिखा हुआ है। सोडियम क्लोराइड एंड वॉशिंग सोडा बोथ बिलोंग्स टू द सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड NaCl और वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस बात को बताओ जरा। सॉल्ट्स दैट शेयर द सेम कैटाइन बट डिफरेंट एनाइन आर कंसीडर्ड द पार्ट ऑफ द सेम फैमिली। क्या कह रहे हैं, वो सॉल्ट्स जिनके कैटायन सेम होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव वाले आयन सेम होते हैं और नेगेटिव वाले आयंस अलग होते हैं, ऐसे सॉल्ट्स को हम लोग कहते हैं कि वो सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। तो देखो जरा, सोडियम क्लोराइड में भी सोडियम है और यानी कि NaCl में भी सोडियम है और वॉशिंग सोडा में भी सोडियम है। तो ये दोनों क्या है बच्चों, एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों का कैटाइन क्या है, दोनों का कैटाइन Na+ है। ठीक है, अच्छा इसी केस बेस्ड में एक और क्वेश्चन था ऑप्शन में। आ जाओ बेटा आगे आ जाओ। क्या कह रहे हैं, डिफाइन द टर्म pH स्केल। pH स्केल क्या होता है वो हमको बताना है। नेम द सॉल्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या सॉल्ट प्रोड्यूस होगा वो बताना है। एंड गिव द pH वैल्यू ऑफ दिस एक्वस सॉल्यूशन, और इसकी pH वैल्यू क्या होगी। द pH स्केल सबसे पहले बताते हैं क्या होती है बच्चों। द pH स्केल मेजर द हाउ एसिडिक और बेसिक अ सॉल्यूशन इज। pH स्केल क्या बताती है, pH स्केल हमको बताती है कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक या फिर कितना बेसिक है। रेंजिंग फ्रॉम 0 to 14, और इस pH स्केल पर कितनी रेंजिंग होती है, 0 से 14 होती है, with 7 being neutral, और 7 यहाँ पर न्यूट्रल होता है। When potassium hydroxide reacts with sulfuric acid, it forms the potassium sulfate। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा पोटेशियम सल्फेट नाम का सॉल्ट बनेगा, विच इज न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट क्यों बनेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसका pH कितना होगा, न्यूट्रल है, तो ऑफ कोर्स सी बात है pH बच्चों 7 के आसपास होगा। हाँ जी बच्चों आगे आ जाइए। क्या कह रहे हैं, 1 ग्राम ऑफ सॉलिड सोडियम क्लोराइड वाज टेकन इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड हमने क्या लिया है, एक टेस्ट ट्यूब में लिया है, एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। उसके बाद हमको क्या बताना है, गैस कौन सी इवॉल्व होगी। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl लिया है, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लिया है। ठीक है, हमको क्या बताना है, नेम द गैस इवॉल्व इन द रिएक्शन। कौन सी गैस इवॉल्व होगी हमको वो बताना है। ठीक है, व्हाट विल बी ऑब्जर्व व्हेन दिस गैस इज टेस्टेड। जब हम इस गैस को टेस्ट करेंगे तो हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, तो बच्चों हमको इस रिएक्शन में HCl नामक गैस रिलीज होगी। ठीक है, और हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, ये ड्राई ब्लू लिटमस पेपर नो चेंज। अगर हम इस गैस का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के साथ कराएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। मैम क्यों नहीं होगा,
HCl एसिड होती है, और एसिड अगर लिटमस के साथ रिएक्ट कर रही है तो उसको रेड में कन्वर्ट करना चाहिए। लेकिन बेटा सुनिए, गैस भी आपकी HCl जो है गैस फॉर्म में लिया गया और लिटमस पेपर ड्राई है। लिटमस पेपर ड्राई है तो ड्राई लिटमस पेपर में कभी भी एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा, तो कभी भी लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। तो नो चेंज इन कलर। वेट ब्लू लिटमस पेपर तो क्या हो जाएगा, ये रेड कलर में कन्वर्ट कर देगी। कंक्लूजन, द HCl गैस इज एसिडिक इन नेचर, और इससे हमने कंक्लूजन क्या निकाला, HCl गैस एसिडिक इन नेचर है। क्यों? क्योंकि वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करेगी। ड्राई लिटमस को नहीं करेगी, क्योंकि ड्राई लिटमस में आपका किसी भी एसिड को एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए पानी का होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए क्या कह रहे हैं बच्चों, a few crystals of ferrous sulfate were taken in a dry boiling tube and heated। हमने क्या किया है, फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स लिए और उनको हीट किया है। टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स वर ऑब्जर्व इन अ टेस्ट ट्यूब आफ्टर सम टाइम, ठीक है, कुछ समय बाद कुछ हमको वाटर ड्रॉपलेट देखने के लिए मिलती हैं। फ्रॉम वेयर डिड दीज वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर, तो ये जो आपको केस दिया गया है यहाँ पे कहाँ से ये वाटर ड्रॉपलेट आई, the water droplet appeared due to the evaporation of water of crystallization। तो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई, फेरस सल्फेट के अंदर आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो जब हमने उसको हीट किया तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का इवेपोरेशन हो गया, तो उसी की हमको वाटर ड्रॉपलेट्स देखने के लिए मिली हैं बच्चों। व्हाट कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द हीटिंग, हीटिंग के समय आपको क्या कलर चेंज देखने के लिए मिलेगा बच्चों, द कलर चेंज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द हीटिंग इज फ्रॉम ग्रीन टू व्हाइट। कैसा मिलेगा भाई, ग्रीन से व्हाइट कलर चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टेट हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम, राइट द टू यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से कैसे मिलता है, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम, ये आपका जिप्सम होता है CaSO4.2H2O, और जब हम इसको हीट करते हैं इसमें से वाटर लूज हो जाते हैं और आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4.2H2O, ठीक है, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। टू यूजेस क्या होते हैं, इसको डॉक्टर्स यूज करते हैं फ्रैक्चर बोन को सपोर्ट करने के लिए, प्लस बेटा ये डेकोरेटिव फूड आइटम्स में भी इसका इस्तेमाल देखा जाता है बच्चों। हाँ, how many molecules of waters are attached to per mole of FeSO4 crystal, ठीक है, कितने molecules of water attached होते हैं पर molecule of FeSO4 फेरस सल्फेट के साथ, ठीक है। राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना है क्रिस्टलाइन फॉर्म का और सोडियम फॉर्म, ठीक है। Each molecule of FeSO4 has 7 water molecule attached, ठीक है, हर FeSO4 मोलिक्यूल के साथ 7 मोलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। और अगर हम कॉपर सल्फेट की बात करें तो इसके 5 मोलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं, और अगर सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। ये तो हमने अभी पीछे भी देखा वॉशिंग सोडा के साथ। आगे आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, राइट द कॉमन नेम एंड द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड CaSO4H2O, ठीक है, इसका हमें कॉमन नेम बताना है, केमिकल नेम बताना है। राइट द मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन, ये कैसे प्रिपेयर होता है उसका मेथड समझाना है। गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है इस रिएक्शन की। व्हेन वाटर रिएक्ट विद, ठीक है, जब इसके साथ पानी रिएक्ट करेगा तो केमिकल इक्वेशन लिखनी, ठीक है। तो कॉमन नेम क्या है इसका, कॉमन नेम है बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, इसमें हाफ बीच में रह गया है, ठीक है, हाफ H2O होगा। केमिकल नेम इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। प्रिपरेशन कैसा है, अभी अभी देखा, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, इतने टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। ये आपकी क्या लिखी हुई है, इक्वेशन लिखी हुई है। द फॉलोइंग, ठीक है, फिर से आपकी केस बेस है, इसको पढ़ के हमको आंसर देना है। 3 मेटल सैंपल्स ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन वर टेकन इन अ रफ टेकन एंड रब्ड विद अ सैंडपेपर। 3 मेटल के सैंपल लिए, इनको हमने क्या किया है, सैंडपेपर से रब किया है। These samples were then put separately in a test tube containing a dilute hydrochloric acid, और फिर इस सैंपल को हमें HCl के टेस्ट ट्यूब में डाल देना है, ठीक है। Thermometers were also suspended in each test tube so that the bulb dipped in the acid, और थर्मोमीटर को भी हमने हर टेस्ट ट्यूब में डाला है। The rate of formation of bubbles was observed, उसके बाद हमने देखा है कि किस तरीके से बबल्स फॉर्म हो रहे हैं हर टेस्ट ट्यूब में। The above activity was repeated with the dilute nitric acid and observation were recorded, और उसके बाद इस सेम एक्टिविटी को हमने
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद नाइट्रिक एसिड के साथ रिपीट किया है। अब आपको बताना है क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आओ जरा देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हेन एक्टिविटी वाज डन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, then in which one of the test tube was the rate of formation of the bubble faster and the thermometer showed the highest temperature? तो किस टेस्ट ट्यूब में आपकी जो गैस होगी या फिर जो बबल्स होंगे वो सबसे ज्यादा फॉर्म होंगे और किसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा? द टेस्ट ट्यूब ए विद मैग्नीशियम हैड द फास्टेस्ट रेट ऑफ बबल फॉर्मेशन एंड हाईएस्ट टेम्परेचर। जिस टेस्ट ट्यूब में मैग्नीशियम मेटल रहा होगा वहां पे सबसे ज्यादा बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा और उसी का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा क्योंकि मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है। विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड? कौन सा मेटल रिएक्ट नहीं करेगा? ऑल थ्री मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज दे आर मोर रिएक्टिव देन आयरन। सभी मेटल्स जितने भी तीनों दिए गए हैं HCl के साथ रिएक्ट करेंगे क्योंकि तीनों ही हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। Why is hydrogen gas not evolve when metal react with nitric acid? Name the ultimate product formed in the reaction. कह रहे हैं क्यों जब मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं होती है? हाइड्रोजन गैस इज नॉट प्रोड्यूस्ड व्हेन a metal react with dilute nitrochloric acid because nitric acid is a strong oxidizing agent. It oxidize the hydrogen gas to water. क्या कह रहे हैं? इसलिए रिएक्ट नहीं होती क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जब हम किसी मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो बेटा आपकी जो हाइड्रोजन गैस है उसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है और हाइड्रोजन गैस निकलनी चाहिए थी लेकिन वाटर निकल जाता है क्योंकि उस हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ जाती है। द अल्टीमेट प्रोडक्ट फॉर्म आर वाटर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। और इस रिएक्शन के दौरान जो आपके प्रोडक्ट बनते हैं वो वाटर बनता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। Name the type of reaction on the basis of which reactivity of metal is decided. Type of reaction बताना है जिसके बेसिस पर रिएक्टिविटी आपकी डिसाइड होती है। तो आपको नॉर्मल से पता है कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें आपका ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। बस। तो बच्चों 2024 के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के वो हमने कवर कर लिए हैं। होप सो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, किसी में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगी। अब जो कि क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद बच्चों।